और जब हम अपने राज्य उड़ीसा आते हैं और जहां मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की मदद, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं अपना राज्य कहता हूं तब मेरा सबसे पहली बार कटक में आना 1990 में हुआ, जब मैं पंजाब की अंडर 16 क्रिकेट टीम का कप्तान था विजय मर्चेंट ट्रॉफी में, और पंजाब पहली बार उस समय चैंपियन बना। तो मेरे लिए तो उड़ीसा के साथ नाता बहुत भावनात्मक रूप से भी है। मैं पहली बार सन टेम्पल देखने गया तो उस समय गया, और शायद फाइनल से पहले ही वो 2 दिन की छुट्टी एक अवसर मिला था देखने का। लेकिन आज तो जब G20 की बैठक होती है तब प्रधानमंत्री जी स्थान कौन सा चुनते हैं, दुनिया को संदेश क्या देते हैं, बैकड्रॉप पे कुछ और नहीं, पूरी दुनिया भर में उड़ीसा की हमारी एक पहचान। 75 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। विकासात्मक कार्य पे मैं आऊंगा, मुझे उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन एक चर्चा का विषय देश और दुनिया भर में बना कि प्रधानमंत्री के पीछे बैकड्रॉप में क्या है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये मोदी जी के मन में भारत की परंपराओं को लेकर, भारत के साहित्य को लेकर और विशेष तौर पर उड़ीसा के राज्यों को लेकर जो प्रेम है, जय जगन्नाथ के साथ जो उनके आशीर्वाद के साथ, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे, रथ यात्रा से लेकर कोणार्क सन टेम्पल से लेकर बाकी अन्य एक के बाद दूसरे उनके कदम उस दिशा में ही थे कि इस महान धरती के उन सब बातों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और इसके विकास में कैसे योगदान। मैं आते आते धर्मेंद्र भाई से पूछ रहा था कि भाई साहब, हमारे जो माइनिंग के समय हमने कुछ बदलाव किए उससे क्या फर्क पड़ा होगा उड़ीसा में। मित्रों, इतना ही फर्क पड़ा कि आमदन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, 10 टाइम्स। माइनिंग के क्षेत्र में जहां 5,000 करोड़ नहीं आता वहां 50,000 करोड़ आता। लेकिन उसको लाने के लिए रेल परियोजनाओं का लाभ कहां पर है? अगर ट्रैक ही नहीं होंगे तो ढुलाई कैसे कर पाओगे? यूपीए की सरकार के समय मात्र 5,190 करोड़ रुपया, 5,190 crore rupees was spent during the UPA time, and in the NDA time 56,818 crore rupees, लगभग 11 times more, 11 गुना ज्यादा पैसा। अगर सड़क से ढुलाई करनी हो तो क्या होगा? तो वहां जब 4,160 4,160 crore rupees during the UPA time, and now 28,251 crore rupees, 7 गुना ज्यादा। आने जाने के लिए चाहे यात्री हो या माल भाड़ा हो, दोनों को ही लाभ रेल और सड़क की दृष्टि से दिया है। और जहां मैं ग्रामीण सड़कों की बात करता हूं, अटल जी की देन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, किस तरह से मोदी जी ने उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाके गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। एक समय था जब टैक्स कलेक्शन होती थी लेकिन उतना पर्याप्त जिससे विकास नहीं हो सकता था। 1 नेशन 1 टैक्स, ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार लाई, और आज अंतर देखिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या है और उसका उड़ीसा पे क्या फर्क पड़ता है। प्री जीएसटी
और अब में बहुत अंतर है। मैं प्री जीएसटी में भी छोड़ देता हूँ। हम जीएसटी की अभी की बात करते हैं, प्री कोविड लेवल की, 2 साल पुरानी। 90,000 करोड़ रुपीस मुश्किल से इकट्ठा होता था एक महीने का। एंड व्हाट इज द कलेक्शन टुडे? 1,62,000 करोड़ रुपीस पर मंथ। उससे पिछले महीने क्या था? 1,60,000 करोड़। उससे पिछले महीने 1,60,000 करोड़। मार्च में 1,83,000 करोड़ रुपया। ऑन एन एवरेज 1,60,000 करोड़ रुपीस अगर आपकी कलेक्शन होनी शुरू हुई तो उसका बहुत बड़ा लाभ मेरे राज्य उड़ीसा को मिला। पहले एनुअल कलेक्शन जो टैक्सेस की थी वो यूपीए के टाइम पे लगभग 12,428 करोड़ रुपीस थी, जो अब बढ़कर 49,442 करोड़ रुपीस, 4 टाइम्स मोर। अब मैं सारे आंकड़े पे जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आई कैन गिव यू अ सम अप कि क्या क्या हमने दिया है। यूपीए के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, 2,63,243 करोड़ रुपीस were given by the UPA towards the state of Odisha. 2,63,243 करोड़, और अब बढ़कर हो गया है 18,83,654 करोड़ रुपीस। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार की है वो यूपीए की लुक ईस्ट से कई गुना बेहतर है। वो केवल देखने की बात करते थे, यहां एक्शन बोलता है मोदी का कि उड़ीसा के लिए और पूर्वोत्तर के लिए क्या किया। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स की बात हो, ट्रेड की बात हो, उसको एक बल मिल रहा है और इसका लाभ हमें भविष्य में कैसे मिलने वाला है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वेल, G20 itself is a great success। अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी की बात करें तो एक बंद हॉल में नहीं हुई, देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हुई। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इसको दुनिया भर को दिखाया गया। And world was amazed to look at the culture of India, the traditions of India. It's going to give boost to the tourism. और आप देखिए, केवल वही नहीं, भारत में निवेश को बहुत बल मिलने वाला है। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारी कोविड के समय भी आए, लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूपरेखा मोदी जी ने रखी है, इससे मेरे उड़ीसा को भी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये भारत से होकर अरब वर्ल्ड से होता हुआ ये यूरोप तक जाने वाला है। कितने देशों से सीधा हमारा ट्रेड बढ़ेगा। आने वाले समय में 40 to 50% ग्रोथ ट्रेड की हो सकती है। जैसे एक जमाने में सिल्क रूट होता था, अगले 1000 साल के लिए एक नया ट्रेड रूट इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने रखा है और दुनिया ने उसको माना है। धर्मेंद्र भाई सबसे लंबे समय तक रहने वाले पेट्रोलियम मंत्री हैं। बहुत सारे कदम इनके समय उठाए गए जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी, वो धरातल पर उतारने का काम। जब मैं आज जाता हूं देश भर में और जब मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते जाता था तो क्या अंतर है। उस समय में आपको छोटा सा अंतर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार समय बीता है पता नहीं चलता। मैं सुबह उस समय भी ट्रेन लेता था या गाड़ी से चलते थे तो देश भर में सड़क के किनारे, ट्रेन की पटरियों पर खुले में शौच करते लोग खेतों के किनारे पटरी पे मिलते होंगे। आज 12 करोड़ टॉयलेट बनाकर महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। महिलाओं की, बच्चों की मृत्यु भी कम हुई, गंदगी भी कम फैली, स्वास्थ्य लाभ भी हुआ एक निर्णय के कारण। दूसरा, लकड़ी लेने के लिए, मैं पहाड़ी राज्य से आता हूं हिमाचल प्रदेश से, लकड़ी लेने के लिए कई घंटे समय लगता था, पानी लेने के लिए कई समय लगता था, खुले में शौच करने के लिए दूर जाना पड़ता था। आज लकड़ी नहीं, जो मोदी जी की सरकार में धर्मेंद्र भाई ने
9,60,00,000 बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिलाए और कुल मिलाकर 18.5 करोड़ कनेक्शन मात्र 9 सालों में दिए हैं, जबकि 70 साल में 14 करोड़ कनेक्शन थे। ये दिखाता है भारत सरकार का काम करने का तरीका। उससे फर्क ये पड़ा कि महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। अब जब उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी सेक्टर की आप बात करें, केंद्र सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मेरा केवल एक अनुरोध राज्य की सरकार से रहेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य की सरकारों की आती है और हम आशा करते हैं और निवेदन भी करता हूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट कि ये जो हमारे जल जीवन मिशन है, इससे महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर तक आएगा। बेहतर और जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हमें बहुत लाभ मिल सकता है। कल मैं देख रहा था पश्चिम बंगाल का, वहां पे उस राज्य में क्या हुआ, आवास योजना के जो पक्के मकान मिलने थे गरीब आदमी को, वो जो 58 लाख नई रिक्वेस्ट थी आवास प्लस योजना में, उसमें बंगाल वालों ने 17 लाख वो दे दिए जो 2 स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हैं। जब ऑब्जेक्शन किया गया तब वो 17 लाख मकान निकाले गए। 20,000 करोड़ रुपया वैसे ही खा लेती पश्चिम बंगाल की सरकार के अंतर्गत, कोई भी नीचे वाले लोग उसको खा जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी योजना केंद्र सरकार की है वो गरीबों के कल्याण के लिए है, और गरीबों के कल्याण में महिला कल्याण सबसे आगे मोदी जी का दिखा है। शौचालय, रसोई गैस का सिलेंडर, पक्का मकान, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य लाभ, ये सारे महिला कल्याण, और साथ ही में अब महिला नेतृत्व विकास, फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट टू वुमेन लेड एम्पावरमेंट बाय पासिंग द नारी शक्ति वंदन बिल. Modi government has delivered 33% reservation to the women in the parliament and in the assemblies, and I am sure we are going to see a large representation in the coming years from across the country in the parliament and in the Vidhan Sabhas. देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी सदन होगा, हम लोग वहां जनता से जुड़ी हुई बातों को उठाते हैं और उठाते रहेंगे जो जनता के हित में है। और जहां सत्ता में है वहां गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लाकर गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। और यही कारण है कि आज 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से पहली बार बाहर आए। तो 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई जो मोदी जी के 9 वर्षों की मेहनत के कारण हो पाया। ये बड़ा बदलाव है। इसलिए मोदी जी ने कभी किसी को ना एंटी इंडिया कहा, ना एंटी पीपल कहा, ना एंटी गवर्नमेंट कोई हो सकता है, लेकिन जनता के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं सबकी जानकारी के लिए बताता हूं। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल का आपने उदाहरण दिया। अब पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अंतर्गत जो भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया गया उसमें कोई कमी नहीं है। और जो कितने में 5-6 खाते नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 4-5 चीजों पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने विषय उठाया। हमने आंकड़े देकर बताया कि यूपीए की सरकार के समय 50,000 करोड़ मिला था, हमारी सरकार के समय 2 लाख करोड़ से ज्यादा मिला है। और कई योजनाओं में तो 16 गुना ज्यादा, कई जगह 8 गुना ज्यादा, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स, 12 टाइम्स ज्यादा ऐसे पैसे मिले। अब सेक्शन 27 को क्यों वहां पे वो किया गया मनरेगा के अंतर्गत, एमजी नरेगा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में? क्योंकि देखिए कई कार्य ऐसे किए गए जैसे फेंसिंग करनी है, अलाउड नहीं है, वो कर दी।
आपको एम्बैंकमेंट करनी है जो बगैर अनुमति के आपने कर दिया, और मिट्टी के रेत की बोरियां भरी वहां पे पाई गई। आपने एक बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांट दिया जो आपको वैसे अलाउड नहीं था। जहां सड़कें पहले बनी थी, पॉन्ड पहले बने थे, उनको दिखा दिया कि नए बने और पैसा गोल हो गया। तब केंद्र की सरकार की जो टीम गई, उन्होंने एक नोटिस दिया उनको और उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट तो कुछ नहीं, लेकिन एक वापस जवाब दिया कि इस पे ये करना चाहिए। तो भारत सरकार ने फिर लिखा कि ये करना, कहना नहीं, करना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, पीनल एक्शन लीजिए। बट ममता बनर्जी जी की सरकार ने पीनल एक्शन लेना तो दूर, एक भ्रष्ट सांसद को, जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ईडी की जांच चल रही है, उनकी अध्यक्षता में अपने नेताओं को भेजा दिल्ली। और किसको बचाने के लिए? जिन लोगों ने गरीबों के मकान और गरीबों की दिहाड़ी का पैसा दोनों खा गए। राज्य की सरकार ने उनसे पैसा वापस जमा कराने के बजाय अपने राज्य के खजाने में से पैसा जमा करा दिया कुछ हद तक। क्या ऐसा हो सकता है? करप्ट लोग पैसा खा गए, अधिकारी खा गए, नेता खा गए, उनसे पैसा नहीं लिया ममता जी की सरकार ने। उल्टा जो जनता का पैसा खजाने में जमा था वो जाके कुछ जमा करा दिया। इसलिए भारत सरकार को कदम उठाना पड़ा कि अगर आप दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे तब तक आपके एमजी नरेगा के पैसे पे ब्रेक लगेगी। सारी योजनाओं में बहुत सारा पैसा मोदी जी की सरकार ने दिया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे पहाड़ी राज्य में 17,000 फीट की हाइट पे भी पानी पहुंच गया है जल जीवन मिशन का, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक एक जिला में भी 100% वाटर के कनेक्शन नहीं लग पाए। क्यों? अगर राज्य की सरकारों को इंप्लीमेंट करना है तो क्यों फेल हो रही? अगर प्रदेश सरकार को पैसा केंद्र देता तो क्यों फेल हो रही? जहां तक आपने उड़ीसा की बात कही, अगर यहां पर भी नोटिस दिया गया है तो या तो इन्होंने इसका जवाब दिया होगा या उस पर कार्रवाई की होगी। अगर नहीं की हो गई तो उसके खिलाफ भी वैसे ही वापस नोटिस जाएगा, एग्जामिनेशन होगा और कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो आपने कहा सेंसस की बात कही, इसके ऊपर मैं इतना ही कहूंगा, अभी कल रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का आधार क्या है, क्या उसके विस्तार में जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी और विस्तृत एक प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे ताकि अपना पक्ष भी वहां पे रख सकें। देखिए, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय नहीं होता कि क्या करना है, पहली बात ये है। दूसरी, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती भी है, जीतती भी है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी के पास है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% पॉपुलैरिटी ग्राफ के साथ न केवल देश बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। जहां तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दम खम से लड़ती है और अच्छे नतीजे भी उसके हमने पूर्व में देखे हैं। और आप भविष्य में भी देखोगे चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और अच्छे नतीजे भी आएंगे। नारी शक्ति बंधन बिल, जिसके माध्यम से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, आपने उसका स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आपने चिंता जताई कि कब लागू होगा। डीलिमिटेशन कमीशन और सेंसस, ये दो काम होने जरूरी हैं जिसके आधार पर ये होगा। तो सेंसस होने वाला है, उस पर एक रोक लगी हुई थी, वो अभी हो जाएगा। कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाया। जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे वैसे ही सेंसस की प्रक्रिया भी शुरू होगी और डीलिमिटेशन कमीशन भी बैठेगा। और जब वो बैठेगा तो फिर संख्या के आधार पर उनके क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर वो लेंगे, ताकि किसी राजनीतिक दल को ये कहने का मौका ना मिले कि इस सीट को आपने आरक्षित कर दिया है, उस सीट को आरक्षित कर दिया। बहुत सारी जगह राज्यों में ये आरोप लगते हैं कि किसी एक सीट को रिजर्व कर दिया जाता है, किसी नगर पालिका जिला परिषद को भी पोस्ट के हिसाब से वैसे रिजर्व। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए। बिल्कुल निष्पक्ष इस पे सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन अपना काम करे और महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करें। देखिए, मैंने पहले इसका उत्तर दे दिया। अभी तो जो आ रहा है एक राज्य का सर्वे, उसमें क्या आ रहा है उसको हम अध्ययन करके फिर उस पर अपनी टिप्पणी देंगे। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया देश में कि मोदी जी के काम का जवाब किसी के पास नहीं।
मोदी जी के नेतृत्व का जवाब किसी के पास नहीं। मोदी जी जैसी दूरदृष्टि और विजन किसी के पास नहीं। और जो गरीब कल्याणकारी योजना मोदी जी ने चलाई, अब सबको लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मैं उड़ीसा में बैठकर अपने राज्य में कह रहा हूं, धर्मेंद्र भाई के साथ बैठ के कह रहा हूं, अध्यक्ष जी के साथ बैठ के कह रहा हूं, हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। आंकड़े बताते हैं कि उड़ीसा को यूपीए के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा मोदी सरकार ने दिया, विकास करने में भरपूर सहयोग दिया। और पूर्व के राज्यों को जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक भारत मां का विकास या पूरे भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसको सही मायने में चरितार्थ करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कहा ही नहीं, करके दिया। आंकड़े बताते हैं। और इसलिए मैंने अंत में निवेदन किया था, हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा और ताकत लगा दीजिए ताकि मेरे गरीब भाइयों बहनों को पक्के मकान भी, मनरेगा की योजना भी, पानी का योजना भी, जो केंद्र का पैसा आ रहा है उसको अच्छी तरह से लागू हो जाए ताकि गरीबों का कल्याण मेरे राज्य उड़ीसा में भी हो जाए। आपके दो सवालों में दोनों का उत्तर देता हूं, आशा करता हूं आप सहमत होंगे। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है, किसी व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। अगर एंटी पीपल होते तो 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे देश में 1984 के बाद कभी बनी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो एंटी पीपल तो है नहीं, क्योंकि जनता ने ही वोट दिया है। जिस पार्टी का और जिस प्रधानमंत्री का संदेश ही सबका साथ सबका विकास हो, वो तो एंटी नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं आपको आंकड़े देके बता रहा हूँ, 4 करोड़ पक्के मकान बने, 12 करोड़ टॉयलेट्स बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया गया, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन मिला, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मिला, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी, 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में राशन मिला। क्या किसी एक व्यक्ति से हमने पूछा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो? नहीं पूछा। जिसका हक था उसको दिया और सबका साथ सबका विकास किया। वी आर प्रो पीपल एंड प्रो पुअर गवर्नमेंट। And 1% saying it doesn't mean anything to us. It is the people of the country who believe in Modi, who believe in the policies of Modi, and he has proved by doing it for the welfare of the people. And at the same time, when he talked about reform, perform and transform, he has shaped the country by bringing in reforms. And if you look at the defense production, it stands at 1 lakh crore rupees today with 16,000 crore rupees export. From being the largest importer of the weapons to 1 lakh crore rupees defense production. At the same time, if you look at the space sector, we were nowhere, and today India is the only country in the world who had a successful Chandrayaan mission where it landed on the South Pole. It never happened before. One after another, in any sector you see, India is doing well, because we believe in their performance, and for that whatever reforms were required, we have brought in those, and the number says it all. I don't have to say it. In 2014, India was the fragile economy, isn't it? Everyone said policy paralysis, India is among the fragile economies of the world. Today, India is among the first 5 economies of the world and known for the strong decisions India is making. That clearly shows the decision making of the government. Anyone saying it doesn't make any difference, whether a chief minister or common man. देखिए, सत्ता को कितने मार्क्स देने हैं वो मीडिया दे सकता है, जनता दे सकती है। अनुराग ठाकुर तो यहाँ कमल के फूल के लिए वोट मांगने आएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, और हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी के जो काम है वो जन जन तक पहुँचे और उसको लाभ मिले। जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं बनती तब तक हम दूसरों से अनुरोध करें, भाई इम्प्लीमेंटेशन करो, गरीबों का कल्याण करो।